Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar and today we will study the topic the induction motor as a generalized transformer. Good morning friends. आज हम लोग इंडक्शन मोटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडक्शन मोटर एज अ जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक इंडक्शन मोटर को आखिर ट्रांसफार्मर की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है या फिर दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है और कैसे एक इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फोरकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम लोग कभी भी इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा यही आता है कि सिंस इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लगभग आपका ट्रांसफार्मर के बराबर है, सेम प्रिंसिपल में वर्क कर रहा है और इसीलिए कभी कभी ज़्यादातर केस में हम लोग इंडक्शन मोटर को एज अ ट्रांसफार्मर भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर की तरह है तो इसमें और भी कुछ सिमिलरिटीज़ होंगे। तो जैसे कि एक ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम हम शो करते हैं, उसका फेजर डायग्राम शो करते हैं, तो आखिर क्या सिमिलरिटी होगा अगर एक इंडक्शन मोटर को हम उसके फेजर डायग्राम से उसके सर्किट डायग्राम से शो करेंगे और कैसे दोनों में क्या सिमिलरिटी होगा, क्या डिसिमिलरिटी होगा, लेट अस डिस्कस। तो जनरली वी नो दैट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। किसी भी ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। सिमिलरली एक 3 फेज इंडक्शन मोटर भी आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जैसे हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में आपको आउटपुट मिलता है, उसी तरह से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग एक 3 फेज का सप्लाई स्टेटर साइड में देते हैं और वी गेट द आउटपुट फ्रॉम द रोटर। हम लोग को रोटर से आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर पहला सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, कि दोनों ही म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा है। दूसरा क्या है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में आउटपुट मिलता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं? स्टेटर साइड में सप्लाई देते हैं और रोटर में आपको आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाइज भी अगर देखें तो दोनों में बहुत कुछ सिमिलरिटी है। ट्रांसफार्मर में 2 साइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसी तरह से एक इंडक्शन मोटर में भी 2 साइड होगा, स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, तो ये पहला सिमिलरिटी होगा कंस्ट्रक्शन वाइज भी, वर्किंग प्रिंसिपल वाइज भी और एनर्जी के ट्रांसफर वाइज भी। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन बोथ द मशीन्स। दोनों मशीन्स में एनर्जी को एक साइड से दूसरे साइड में कैसे ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जैसे हम प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं, एक फ्लक्स आपका जनरेट होता है जो कि आपका क्या होता है? कोर के थ्रू फ्लो करता है। ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ पर जैसे ही हम सप्लाई V1 देते हैं, यहाँ पर एक करंट फ्लो होता है I1, जिसके चलते आपका ट्रांसफार्मर के कोर में एक फ्लक्स जनरेट होता है और ये फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक करता है, तो इसमें आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, नाउ अगर बात करें हम लोग इंडक्शन मोटर की, तो यहाँ पर आपका स्टेटर में हम लोग क्या देते हैं? 3 फेज सप्लाई देते हैं और जैसे ही 3 फेज सप्लाई देंगे आपका क्या जनरेट होगा? वी विल गेट एन RMF, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, नाउ दिस RMF विल रोटेट इन द एयर गैप। ये कहाँ रोटेट करेगा? एयर गैप में। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर कोर में रोटेट कर रहा था, यहाँ पर आपका कोर का काम कौन करेगा? एयर गैप में रोटेट करेगा और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या RMF आपका रोटर को लिंक करेगा, तो रोटर में आपका EMF इंड्यूस होगा और सिंस रोटर सर्किट आपका शॉर्ट सर्किटेड है तो वहाँ पर करंट होगा और आपका टॉर्क जनरेट होगा। तो लगभग यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर का प्रिंसिपल भी आपका सेम है कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में दोनों में ही आपका क्या होता है? एक कॉमन फ्लक्स दोनों साइड को लिंक करता है और इसके चलते दोनों ही वाइंडिंग्स में या दोनों साइड्स में आपका EMF इंड्यूस होता है। क्लियर है? चलिए, नाउ लेट्स सी द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर का हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दिखाया है इंडक्शन मोटर का, तो सबसे पहले इसी डायग्राम को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जैसे ही 2 साइड हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सबसे पहले चलिए इसको प्राइमरी और सेकेंडरी मानते हैं। दिस इज प्राइमरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में क्या है? सबसे पहले प्राइमरी का रेजिस्टेंस है R1 और प्राइमरी का रिएक्टेंस है X1। ठीक है, जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज V1 देंगे तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा I1। ठीक है, नाउ इसमें से एक पार्ट ऑफ द करंट I0 एक I1 का ही पार्ट है, जो करंट क्या है? दिस इज कॉल्ड द नो लोड करंट। ये क्या है? नो लोड करंट। नो लोड करंट मतलब जब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड ओपन है, कोई लोड नहीं है, तो उस समय बेसिकली ट्रांसफार्मर
में क्या होता है, कोर मैग्नेटाइज होता है और कोर में कोर लॉसेस होता है, कॉपर लॉसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो कोर लॉसेस होता है और मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ये किसके वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू दिस नो लोड करंट I0। तो इसी को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर I0 दिखाए हैं, ठीक है। और आपका कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्योंकि I0 का ही एक पार्ट आपका कोर लॉस कराता है और एक पार्ट क्या करता है, कोर को मैग्नेटाइज करता है। इन दोनों को शो करने के लिए हम लोग दो कंपोनेंट दिखाए हैं, दैट इज R0 एंड X0। R0 के साथ आपका IW है, दैट इज कॉल्ड द वाट कंपोनेंट और द कोर लॉस कंपोनेंट। X0 के साथ IM है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट। ये करंट क्या करता है, कोर को मैग्नेटाइज करता है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, जहां पर आपका EMF E1 इंड्यूस हुआ, ठीक है। बीच में कोर है, अब ये कोर से ये फ्लक्स सेकेंडरी में गया, यहाँ पर आपका EMF E2 हो गया। ये R2 क्या हुआ, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, एंड X2 हो गया आपका सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम था, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं पहले। नाउ लेट्स सी कि अगर इसी को हम लोग इंडक्शन मोटर में के रूप में देखते हैं तो क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। सबसे पहला कि इंडक्शन मोटर का जो सेकेंडरी साइड है दैट विल ऑलवेज बी शॉर्ट सर्किटेड, वो हमेशा शॉर्ट सर्किटेड होगा एज कॉम्पेयर टू ट्रांसफार्मर, जहां पर ओपन और शॉर्ट कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया, सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। प्राइमरी साइड या स्टेटर साइड में सेम रहेगा, यहाँ पर सप्लाई V1 होगा, R1 X1 स्टेटर का रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है, I1 स्टेटर करंट है, ठीक है। I0 क्या है, नो लोड करंट है, जब कोई लोड नहीं है। ये आपका IW कोर लॉस करंट है जो स्टेटर का कोर लॉस कराएगा। IM क्या है, आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है जो आपका RMF प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टेटर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है दिस इज E1। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर आपका कोर है, बीच में क्या है, E1 E2 के बीच में कोर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एयर गैप हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर गैप, ठीक है। अब इस एयर गैप में RMF रोटेट करेगा तो प्राइमरी और कॉइल, स्टेटर और सेकेंडरी, स्टेटर और रोटर कॉइल दोनों को लिंक करेगा। तो स्टेटर में आपका EMF हो गया E1 और रोटर में आपका EMF हो गया E2S, ठीक है। अब E2S इसलिए दिखाया है क्योंकि E2S आपका जनरलाइज कंडीशन है जो कि स्टैंडस्टिल और रनिंग कंडीशन दोनों को शो करता है, ठीक है। ये E2S हो गया। उसके बाद ये हो गया रोटर का रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज योर X2S, दैट इज द रोटर रिएक्टेंस, इसका वैल्यू हो जाएगा S इंटू X2, ठीक है। अब सिंस ये रोटर सर्किट आपका शॉर्ट सर्किटेड है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा एंड दैट करंट विल बी योर I2S, दैट करंट विल बी योर I2S, जो यहाँ पर आपका शो किया गया है I2S, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर को हम सेम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से शो कर सकते हैं। तो दोनों में यहाँ पर भी आपका सिमिलरिटी हो गया, दोनों में ही, ठीक है। दोनों में आपका स्टेटर और प्राइमरी साइड लगभग सेम है। सेकेंडरी साइड में या रोटर साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड आपका ओपन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, जबकि इंडक्शन मोटर का जो रोटर साइड है वो हमेशा शॉर्ट होगा। प्लस ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर रोटेटिंग या स्पीड है ही नहीं, बट यहाँ पर क्या होगा, जो रिएक्टेंस है, जो करंट है और जो EMF है ये आपका स्पीड पे डिपेंडेंट होगा। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर इसी सर्किटरी की कंपैरिजन को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। तो क्या क्या सिमिलरिटी मिला है, सबसे पहला सिमिलरिटी क्या मिला है कि दोनों ही आपके म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, दोनों में ही एक कॉमन फ्लक्स होता है जो दोनों साइड को लिंक करता है। ट्रांसफार्मर में बात करें तो जो कोर में फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल को भी लिंक करता है, सेकेंडरी कॉइल को भी लिंक करता है, दोनों में आपका EMF करता है। इंडक्शन मोटर में एयर गैप फ्लक्स जो RMF होता है वो स्टेटर साइड को भी लिंक करता है, रोटर साइड को भी लिंक करता है, दोनों में ही आपका EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, सिमिलरली हम इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर रोटर को रोक के हम लोग फुल करंट फ्लो करा के उसका कॉपर लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंसेस होता है, उसी तरह से एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर में भी आपका रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में जैसे हम लोड देते हैं तो ड्यू टू द सेकेंडरी फ्लक्स प्राइमरी फ्लक्स थोड़ा सा डाउन होता है और इस प्राइमरी फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, वो सप्लाई से अधिक करंट वो ड्रॉ करता है। दैट मीन्स अंडर लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ज़्यादा करंट विड्रॉ करता है। सिमिलरली एक इंडक्शन मोटर में जैसे ही हम लोड देते हैं टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स वो क्या करता है, सप्लाई साइड से ज़्यादा करंट लेता है, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द सिमिलरिटीज इन केस ऑफ एन इंडक्शन मोटर एंड अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसी वजह से जनरली हम लोग ज़्यादातर केस में क्या करते हैं, एक इंडक्शन मोटर को एज अ जनरलाइज ट्रांसफार्मर भी कंसिडर करते हैं या फिर इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है।
नाउ व्हाट आर द बेसिक डिसिमिलरिटी? डिसिमिलरिटी क्या है? सबसे पहला डिसिमिलरिटी होता है कंस्ट्रक्शन में। क्या कंस्ट्रक्शन में होता है कि एक इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा वो ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड होगा, जबकि एक प्राइमरी का जो सेकेंडरी साइड है वो शॉर्ट भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। दूसरा डिसिमिलरिटी क्या है? ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर आपका स्टैटिक मशीन है, जबकि इंडक्शन मोटर आपका रोटेटिंग मशीन है। तीसरा क्या है कि इंडक्शन मोटर में आपका जो उसका रोटर फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड, जबकि ट्रांसफार्मर में कोई स्पीड नहीं है, इसीलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। चौथा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का जो रोटर रिएक्टेंसेस है, जो रोटर रिएक्टेंस है वो आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ SX2। उसका जो करंट है वो भी आपका स्पीड पे डिपेंड करेगा, और उसका जो इंड्यूस EMF है वो भी आपका डिपेंड करेगा। बट एक इंडक्शन मोटर में जो सेकेंडरी EMF है, अगर प्राइमरी सप्लाई फिक्स है तो सेकेंडरी EMF, सेकेंडरी करंट एंड योर सेकेंडरी रिएक्टेंस ऑल विल रिमेन कांस्टेंट अंडर कांस्टेंट लोड। तो ये कुछ डिसिमिलरिटीज हैं ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में। और सिंस और एक डिसिमिलरिटी क्या है कि एक इंडक्शन मोटर का जो RMF या फ्लक्स होता है वो एयर गैप पे रोटेट करता है, जबकि ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स होता है वो आपका कोर में रोटेट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का कोर लॉसेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इंडक्शन मोटर का ज़्यादा होता है। और इसी वजह से कि इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर से आपका कम होता है। ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी कि और क्या सिमिलरिटीज हो सकते हैं। तो नॉर्मली एक इंडक्शन मोटर का हम लोग अगर EMF इक्वेशन लिखते हैं तो इट इज इक्वल टू 4.44 kW 5F इंटू टी। KW क्या है? आपका वाइंडिंग फैक्टर है। और सिमिलरली अगर हम ट्रांसफार्मर का लिखते हैं इट इज E इक्वल टू 4.44 5F इंटू टी। तो दोनों इक्वेशन लगभग सेम है, सिर्फ एक वाइंडिंग फैक्टर का अंतर है। वाइंडिंग फैक्टर क्या है कि इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग जो होता है सर्कुलर में होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका वाइंडिंग फैक्टर पिक्चर में आता है, जबकि ट्रांसफार्मर में जो आपका वाइंडिंग होता है लीनियर होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आपका वाइंडिंग फैक्टर्स नहीं आता है। बाकी इक्वेशन आपका सेम है। तो यहाँ पर भी सिंस ऑपरेशन सेम है, प्रिंसिपल सेम है, इसलिए इक्वेशन भी सेम हुआ। अगर हम इस दोनों साइड का जो EMF है उसका रेशियो लेते हैं दैट इज E2/E1, तो यहाँ पर भी आएगा E2/E1 इज प्रोपोर्शनल टू T2/T1, जैसा कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में आता है, जब पर V2/V1 इजकल टू T2/T1 आता है। तो जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज आपका इंड्यूस होगा जो वो डिपेंड करेगा उसके टर्न्स पे, उसी तरह से आपका इंडक्शन मोटर में स्टेटर टू रोटर साइड में जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी डिपेंड करेगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है। नाउ लेट्स सी द फेजर डायग्राम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, तो इसको हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। नाउ इन फेजर डायग्राम नॉर्मली हम लोग को दो साइड आपका होता है, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर में। इंडक्शन मोटर में भी आपका दो साइड है, आपका स्टेटर साइड एंड रोटर साइड, और दोनों में कॉमन क्या है? फ्लक्स। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिए? फाई लिए हैं। ऊपर में आपका स्टेटर साइड है, रोटर नीचे क्या है? आपका रोटर साइड है। ठीक है। अब रोटर साइड क्या है? आपका शॉर्ट सर्किटेड है, रोटर साइड शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा I2S। ठीक है, जैसा कि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में देखे थे। और रोटर का जो सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? V विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन देखें फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से हम इसका इक्वेशन निकालते हैं तो प्राइमरी का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो दिस वन विल बी इक्वल टू V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1। ये प्राइमरी का इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन को हम लोग प्राइमरी साइड पे शो करेंगे। ठीक है। और सेकेंडरी का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? V2 तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा E2S विल बी इक्वल टू I2S R2 प्लस I2S इंटू X2S। ठीक है। तो यही दोनों इक्वेशन को आपको वहाँ पर शो करना है। तो लेट्स सी। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, आपका बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं द फ्लक्स विच इज़ कॉमन टू बोथ द साइड्स। यहाँ पर फाई, ऊपर में आपका स्टेटर साइड है, नीचे आपका रोटर साइड है। ठीक है। अभी प्राइमरी में जो EMF है वो E1 है, और इसके जस्ट अपोजिट में सेकेंडरी में EMF क्या है? आपका E2 है। ठीक है। सेकेंडरी का EMF क्या है? आपका E2 है। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक साइड को देखते हैं इसमें साइड। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी में जो आपका, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही, प्राइमरी में जो नो लोड करंट है वो क्या होगा? I0, और ये क्या होगा? EMF से आपका लैगिंग होगा। क्यों लैगिंग होगा? क्योंकि
किसी भी इंडक्शन मोटर में या किसी भी मशीन में जो वाइंडिंग करते हैं उसमें वो क्या होता है, हाई इंडक्टेंस होता है, हाईली इंडक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट आपका लैग करता है, तो I0 विल बी लैगिंग। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सेकेंडरी साइड या रोटर साइड की बात करें तो यहाँ पर जो EMF है वहाँ पर इक्वेशन क्या था, E2S इज इक्वल टू I2S R2 प्लस I2S इंटू X2S। मतलब I2S R2 प्लस I2S X2 का जो टोटल सम होगा वो E2S के बराबर होगा। तो अगर ये E2S है आपका, तो इसमें सबसे पहले I2S और ये अगर आपका I2S है, ये रोटर करंट है, देखिए दोनों, ठीक है, ये E2 है, ये करंट उसका लैग किया पीछे। अब सबसे पहले I2 R2 का ड्रॉप हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो I2S R2S जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, आपका सेम फेज में होगा विद द करंट, और I2S X2 का जो लॉस होगा वो क्या होगा, आपके परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, E2S हो गया, दिस इज E2S। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये I2 का I2S सेकेंडरी करंट है, तो इसी के ऊपर आपका जो सेकेंडरी का आपका रेजिस्टेंस लॉस है वो आ जाएगा I2S इंटू R2, और उससे परपेंडिकुलर आएगा I2S इंटू X2। ठीक है, रिएक्टेंस, इन दोनों का सम क्या था आपका E2S। तो ये कंप्लीट हो गया सेकेंडरी साइड। नाउ कमिंग टू द प्राइमरी साइड, तो सेकेंडरी साइड का करंट ही आपका प्राइमरी साइड में रेफर होगा, तो यहाँ पर I2S यहाँ पर आ जाकर क्या आ जाएगा आपका I2 डैश, ये क्या हो जाएगा आपका I2 डैश, और ये दोनों करंट I2 डैश और I0 होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आपका प्राइमरी करंट I1 होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, प्राइमरी करंट I1 होगा। नाउ लेट्स सी, हम बात करें प्राइमरी साइड की, तो प्राइमरी साइड का इक्वेशन क्या था, V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1, ये था इक्वेशन। तो E1 के साथ I1 R1 ऐड करेंगे जो कि रेजिस्टिव है, तो ये क्या होगा, करंट के फेज में होगा। I1 X1 ऐड करेंगे जो कि इंडक्टिव है, तो ये क्या होगा, करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं E1 से सबसे पहले क्या किया, I1 R1 ऐड किए, तो ये I1 करंट है, इसके पैरेलल बनाए क्योंकि सेम फेज में है। उसके बाद क्या करेंगे, I1 X1 ऐड करेंगे, तो I1 X1 क्या होगा, करंट सिंस इंडक्टिव लोड है तो करंट से क्या होगा, वोल्टेज लीड करेगा, तो I1 X1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ही है ना, तो इसीलिए क्या होगा, I1 X1 क्या होगा, I1 से लीड किया, तो इन दोनों का सम क्या होगा, दिस वन विल योर V1, ये क्या हो जाएगा आपका V1 हो गया। सो दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिमिलर फेजर डायग्राम आपको ट्रांसफार्मर में भी मिलेगा। सो दैट्स वाई ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, इसीलिए बहुत जगह पे आपको मिलेगा इंडक्शन मोटर का नाम जनरलाइज ट्रांसफार्मर या रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द इंडक्शन मोटर एज अ जनरलाइज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है उसका सर्किट डायग्राम जो दोनों में सेम है, उसका फेजर डायग्राम जो भी लगभग कॉमन है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर। क्या सिमिलरिटीज एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही आपका फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। दोनों में 2 साइड्स हैं, एक में प्राइमरी सेकेंडरी, एक में स्टेटर रोटर। ठीक है, दोनों में ही कॉमन फ्लक्स होता है जो कि आपका दोनों साइड को लिंक करता है, दोनों में आपका ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक है, अंतर क्या है, एक में आपका क्या बोलता है कोर में फ्लो करता है, एक में आपका एयर गैप में फ्लो करता है। ठीक है, दोनों ही म्यूचुअल इंडक्शन पे है, दैट इज हम लोग एक ही साइड में इनपुट देते हैं, दूसरी साइड में ऑटोमेटिक आपको आउटपुट मिल जाता है। डिसिमिलर दोनों में ही जो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसके टर्न्स रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब डिसिमिलरिटीज क्या है, एक रोटेटिंग मशीन है इंडक्शन मोटर और एक स्टैटिक मशीन है ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक में आपका फ्लक्स एयर गैप में फ्लो करता है इंडक्शन मोटर में, और एक में क्या होता है आपका फ्लो करता है इन द कोर। ठीक है, एक में सिंस रोटेटिंग मशीन है और एयर गैप फ्लक्स है, इसीलिए एक इंडक्शन मोटर में लॉसेस ज़्यादा होता है, जबकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन है और कोर में फ्लक्स फ्लो करता है, इसलिए इसमें लॉसेस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द डिसिमिलरिटीज ऑफ इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में दोनों सेम है, तो दोनों में एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर का होगा क्योंकि यहाँ पर आपका लॉसेस कम है। ठीक है, कभी कभी कहा जाता है कि इंडक्शन मोटर जो ट्रांसफार्मर है उसका एफिशिएंसी लो क्यों होता है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। आप एक बार सर्किट डायग्राम देखिए, इक्वेशन लिखिए और फिर से डायग्राम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। आप आराम से कर सकते हैं, सभी कोई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसका सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलता रहे।
So that's all for today. Have a nice day. Thank you.